नमस्कार। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आ रही हूँ। कक्षा 8 यानी स्टैंडर्ड 8 के हिंदी का चैप्टर 2 को आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है नेकी बनी बदी। सबसे पहले यहाँ शब्द जो दिया हुआ है नेकी शब्द का अर्थ जानेंगे और बदी शब्द का, यानी पहले शीर्षक को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नेकी शब्द का अर्थ है भलाई और बदी शब्द का अर्थ हो जाता है बुराई, यानी नेकी का विलोम शब्द होता है बदी। तो नेकी बनी बदी यानी कि भलाई बुराई बन गई। अब चैप्टर जो है हमारा, इसके लेखक हैं प्रेमचंद, और प्रेमचंद को हम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य जगत में इन्हें आदर के साथ उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है, यानी उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुई थी, बनारस के पास लमही नामक गांव में, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। तो लेखक के विषय में थोड़ा सा जानकारी मैंने दे दी है। पहले हम लोग ये भी जान लेंगे कि प्रेमचंद जी की भाषा जो होती है बड़ी सरल होती है, बहुत ही ग्राह्य होती है। ये ग्राह्य का मतलब यानी ग्रहण करने योग्य। कोई भी व्यक्ति, एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनकी जो कहानियां हैं पढ़ करके आसानी से उसके अर्थ को समझ सकता है। और इनकी कहानियां अक्सर जीवन के विभिन्न पहलू से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारे आसपास की समस्याओं से ही जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो दो शब्द यहाँ दिया हुआ नेकी बनी बदी, ये पूरी कहानी जो है, पूरी कहानी इन्हीं दो शब्दों के बीच घूमती हुई हमें दिखेगी। कहानी का अब संदेश भी जान लेना उचित है। कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है कि कभी कभी हमारे द्वारा की गई भलाई किसी के बुराई या पतन का कारण बन जाता है। यानी हम तो अपनी तरफ से भलाई करते हैं, लेकिन वो भलाई ही उसके लिए गलत साबित हो जाता है, उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी के माध्यम से वे दूसरी बात ये भी बताते हैं कि हमें अपने विवेक का प्रयोग गलत ढंग से नहीं करना चाहिए कि हमारा चरित्र पर उसका असर हो, कुछ गलत असर हो, चरित्र हमारा मलिन हो जाए या उसमें दाग लग जाए। और एक बात और भी उन्होंने बतानी चाहिए कि कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमानी और बुराई या बुरे व्यक्ति के रूप में बदलना पड़ता है, बुराई में बदल देता है। यानी व्यक्ति शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, शुरू में उसके अंदर छल कपट तो नहीं होता, लेकिन जीवन में जो वो झेलता है, जिस तरह का जीवन वो जीता है, वो धीरे धीरे उसे एक बुरे व्यक्ति के रूप में बदल देता है। उसके साथ घटित घटनाएं हुआ या जो परिस्थितियां उसके
सामने आती हैं। तो अब मैं कहानी शुरू करूँगी। कहानी हम लोग पढ़ेंगे। मेरे कार्यालय, कार्यालय का मतलब हो जाता है दफ्तर, में 4 चपरासी थे। चपरासी का अर्थ हो जाता है जो अर्दली टाइप का जो होते हैं, यानी नौकर के समान, जो ऑफिस में सरकारी कार्यालयों में अक्सर ये होते हैं चपरासी। ज़्यादातर जो बड़े साहब के, बड़े बाबुओं के आदेश का पालन करते हैं, या बड़े बड़े ऑफिस में इस तरह के चपरासी होते हैं। उनमें से एक का नाम गरीब था, यानी लेखक के कार्यालय में 4 चपरासी थे, उसमें से एक का नाम गरीब था। और ये कहानी इसी गरीब नामक व्यक्ति के आसपास घूम रहा है, यानी ये हमारा मुख्य पात्र है। बेचारा बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, चौकस यानी बिल्कुल चुस्त और सतर्क रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला इंसान था वह। घुड़कियां का मतलब हो गया यहाँ डांट डपट खा करके, झिड़कियां, लोगों की झिड़कियां खा करके भी आसानी से उस चीज़ को वो बुरा नहीं मानता था, और आसानी से अपने लोगों की झिड़कियों को वो झेल जाता था। इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही ना था, यानी वो कभी किसी की बात को टालता ही नहीं था। मुझे इस कार्यालय में आए 1 वर्ष हो गया था, पर मैंने उसे 1 दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं पाया था। यानी ये लेखक ट्रांसफ़र होकर के आए थे इस कार्यालय में, और लगभग 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन उन्होंने इस 1 वर्ष की अवधि में 1 दिन भी गरीब को अनुपस्थित का मतलब है एब्सेंट या गैर हाजिर होना, तो कभी भी अनुपस्थित नहीं था वो। मैं उसे ठीक 9 बजे कार्यालय में देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस कार्यालय भवन का कोई अंग हो। यानी कि 9 बजते ही वो ऑफिस में, दफ्तर में आ जाता था, और लेखक को इस 1 साल में उसे देखने की आदत पड़ गई थी। यहाँ पर किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। मिट्टी खराब होना यानी कि बहुत बुरी हालत में उस दफ्तर में इस व्यक्ति का बहुत बुरी स्थिति थी। पदोन्नति का अवसर आता तो शेष 3 चपरासी नंबर मार ले जाते, गरीब को कोई पूछता भी ना था। तो जब चपरासियों की जब तरक्की होने का समय होता था, पदोन्नति यानी पद में उन्नति, आगे बढ़ाने का समय आता था, तो बाकी 3 चपरासियों की तरक्की होती थी, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सोचता था, उसे कोई भी तरक्की नहीं दी जाती थी, जबकि काम ये ज़्यादा करता था। शेष 3 चपरासी 10-10 रुपये वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपये पर ही अटका हुआ था। यानी वेतन में भी इनके फर्क था। बाकी सभी चपरासियों का वेतन 10-10 रुपये हो गए थे, पर ये गरीब जो था उसको 7 रुपये दिए जाते थे, उतनी पर ही उसका वेतन अटका हुआ यानी रुका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे, यानी एक क्षण भी वो बैठ करके नहीं रहता था। यहाँ तक कि 3 चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। अब ऑफिसर लोग तो उसे बोलते ही थे, यानी अधिकारी दफ्तर के तो उसे डांटते ही थे, बल्कि उसके साथ काम करने वाले जो 3 चपरासी थे उनका भी सेम वही पद था जो गरीब का था। उसी पद पर वे तीनों भी काम करते थे, लेकिन वे तीनों भी इस पर क्रोध दिखाते थे। कार्यालय के कर्मचारी ही नहीं,
बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। अब कर्मचारियों की बात तो फिर भी समझ में आ रही है लेखक को, लेकिन लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े बाबू यानी जो ऑफिस में जो बड़े साहब जो होते हैं वे भी उससे चिढ़ते हैं, और क्यों, ये कारण उसे समझ में नहीं आता था। उस पर कितनी बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। बहुत बार उन पर जुर्माना का मतलब जो दंड में कुछ रकम जो दी जाती है उसे जुर्माना कहा जाता है, यानी फाइन जिसे हम कहते हैं, फाइन देना। तो यहाँ जुर्माना भी बहुत बार हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य यानी डेली उसे ये रोज का ही नियम हो गया था कि उसे डांट और फटकार तो मिलती ही रहती थी। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव यानी व्यवहार से उसे दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पक्ष में बाकी कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। यानी अब लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वे अपने व्यवहार से दिखाना चाहते थे कि वो भी उतना ही महत्व रखता है जितने बाकी 3 अन्य कर्मचारियों का महत्व इस कार्यालय में है। और बहुत बार अपने साथ के काम करने वालों के साथ, कर्मचारियों के साथ भी इनकी बहस हो चुकी थी गरीब को लेकर के। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। दैव योग से यानी भाग्य या संयोग से कहो, झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। तो साहब ने उसे बुलाया था मेज साफ करने के लिए, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा और मेज साफ होने के बजाय और अधिक गंदी हो गई, क्योंकि उस पर पूरी स्याही, रोशनाई का मतलब होता है स्याही, और दवात का मतलब जो स्याही रखने वाली बोतल होती है, बोतल को बोलते हैं दवात। तो दवात में उससे थोड़ा सा झटका लग गया झाड़न से, और उसमें का जो जितना भी स्याही था वो मेज पर फैल गया। तो अब वहाँ और ज़्यादा गंदा हो गया। बड़े बाबू यह देखते ही आपे से बाहर हो गए। यानी अब जैसे ही आपे से बाहर होना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। यहाँ पे हम लोग यहाँ इसे ले लेंगे, ये इसका आपे से बाहर होना यानी क्रोधित होना। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठ दिए और भारतवर्ष की सभी प्रचलित यानी प्रसिद्ध भाषाओं में दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। यानी जितनी भी गालियां और बुरी बातें थीं भारत की, यानी जितनी भाषा वे जानते थे, उन सभी भाषाओं में उन्होंने गालियां बकना शुरू कर दिया। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर दी। तो गरीब चुपचाप इस डांट को सुनते रहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, क्योंकि उसे बहुत बुरी बातें सुनने पड़ रही थी एक छोटी सी गलती के लिए। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा लगा। यानी लेखक को ये बात अच्छा नहीं लगा कि छोटी सी एक बात है, मान लो कि गलती हो गई तो उस पर इतना ज़्यादा रौद्र रूप यानी भयंकर रूप धारण करना, गुस्से वाला भयंकर रूप नहीं धारण करना चाहिए। और किसी दूसरे चपरासी से अगर इससे बड़ा भी अपराध हो जाता तो उस पर इतना ज़्यादा वज्र प्रहार यानी कठोर प्रहार नहीं होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, यानी अब ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी लेखक को, तो उन्होंने अंग्रेजी में बड़े बाबू से कहा,
बाबू साहब, आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनुचित है। बड़े बाबू बोले, आप अभी इसे जानते नहीं। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं। इन बातों का इसे घमंड है। यानी अब उसकी गलती को घमंड का नाम दिया जा रहा था कि उसने शायद जानबूझ करके ये काम किया है। तब ये चीज़ उन्हें ठीक नहीं लगी, लेखक को, ऐसी बातें। और तब उन्होंने कहा कि घर की दशा ऐसी होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। लेखक ने कहा, बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है पर बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं। तो लेखक ये कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो ये कोई अपराध, कोई गलत बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो जौ, चना, मटर होती है, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक न था। तो अब जो है, एक दूसरा व्यक्ति, कार्यालय का एक दूसरा व्यक्ति तुरंत बोल उठा कि अरे इसके घर में मनो दूध होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, लेकिन ये कभी हम लोग के बारे में नहीं सोचता है कि थोड़ा सा हम लोगों के लिए ला करके दे दे, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है जल्दी। और इसके घर में जब इतना है तो भी ये नहीं देता है, सारा अपने साथ ही रखता है, अपने ही व्यवहार में लाता है और उसका ये व्यापार करता है। हम लोग यहाँ तरसते रहते हैं उन चीज़ों को। और ये भी बताता है कि पहले ऐसा ये नहीं था, पहले इसके घर में खाने को भी नहीं हुआ करता था, तो इस नौकरी से ही इसको इतना धन संपत्ति हुआ है। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, चाहे हमें दे या ना दे, उसका ईमान धर्म जाने। तो अब सकुचाना यानी कि थोड़ा सा संकोच के संग बोलते हैं। बड़े बाबू को थोड़ा सा बुरा, मतलब बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हुए बताते हैं, लेकिन अपनी व्यथा यहाँ कह देते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि वो दे या ना दे, उसकी चीज़ है, चाहे दे या ना दे, उसका ईमान धर्म यानी वो जाने। रहस्य खुल गया। यानी अब तक जिस चीज़ को लेकर के अक्सर लेखक परेशान रहा करते कि क्यों अन्य चपरासियों की तुलना में गरीब के संग बुरा बर्ताव किया जाता है, ये कारण आज वे जान पाए थे। बड़े बाबू ने सरल भाव से अपनी व्यथा दर्शा दी थी, यानी अपना जो दुख था उसे बहुत ही सरल भाव से बड़े बाबू ने बताया था इस बात को कह करके। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, यानी धनवान या पैसों के जो होते हैं ना, जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, उसके बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं। छोटे ही नहीं, बड़े भी, यानी सिर्फ छोटे व्यक्ति ही नहीं बल्कि बड़े व्यक्ति भी उसके शत्रु होते हैं। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं। अब लेखक अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कि छोटा और बड़ा नहीं, सभी कोई ऐसा होता है, और वे इस बात को बड़ी सरल तरीके से बताते कि अगर ससुराल या ननिहाल जो है गरीब होता है तो उससे हम ज़्यादा कोई आशा नहीं रखते कि हमें वहाँ से कुछ सौगात या कुछ गिफ्ट मिलेगा।
और अक्सर हम उन लोगों को भूल भी जाते हैं, इस बात को भूल भी जाते हैं कि कुछ मिलने वाला होगा या कुछ भी। किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछें, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार ना भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर ससुराल या ननिहाल सामर्थ्यवान यानी कि देने लायक, देने में समर्थ है, यानी धनी मानी है, और धनी मानी होने के बावजूद वो हमें अगर तीज त्योहार या पर्व में हमें उपहार नहीं देते हैं तो क्या होता है, हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। यानी कि हमें उनसे, उनके धन और संपत्ति से, उनके ऐश्वर्य से हमें जलन होने लगती है, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। कई दिनों बाद गरीब से बातचीत होने पर उसने हामी भरते हुए बताया कि उसके घर खेती किसानी है और गाय भैंसे भी हैं। तो बहुत दिन इस बात को बीत गए और बातचीत जब हुई गरीब से, अगली बातचीत, तब उसने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, मेरे घर में खेती किसानी होती है मेरी, और गाय भैंस भी है। गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा। अब वो बहुत, उसे आश्चर्य लग रहा था कि हजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में मक्का, चना, जौ, घास पात के सिवा और क्या होता है। यानी अब उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल साधारण सी चीज़ होती है उसके खेतों में। आप लोग राजा हैं, यानी आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, और ये सब बिल्कुल साधारण सी खेती होती है, साधारण सामान है। ये चीज़ें किस मुंह से आपको भेंट करूं, यानी ये सब सस्ती चीज़ें मैं किस तरह से आप लोगों को दूं। लेखक उसे समझाते हुए आगे कहते हैं, मैंने उसे समझाया, और उन्होंने समझाते हुए क्या कहा तो ये हम लोग देख लेंगे। भला एक दिन कुछ ला कर दो तो, फिर देखो कि लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी ऐसी चीजों पर चला करता है। अब ये बात जो है, ये समझाते हुए कहते हैं लेखक गरीब को कि एक दिन तुम कुछ ला करके दो, भले ही तुम्हारे लिए वो साधारण चीजें हैं, लेकिन ये बात ये है कि शहर में ये चीजें जल्दी नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इन बड़े लोगों का भी मन करता होगा कभी कभी इन सब चीज़ों को खाने का, तो तुम एक बार ला करके दे करके देखो कि क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं। दूसरे दिन, अब लेखक की बात मान करके जब गरीब आया दूसरे दिन, तो उसके साथ 3 हृष्ट पुष्ट युवक थे। हृष्ट पुष्ट यानी कि हट्ठे कट्ठे युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थी। अब 2 व्यक्ति के सिर पर 2 टोकरी थी जिसमें मटर की फली भरी हुई थी, और एक के सिर पर मटका था जिसमें गन्ने का रस था। तीनों युवक गन्ने का एक एक गट्ठर बगल में दबाए हुए थे। बगल में यानी हाथ में, साइड में लेकर के आए थे। कार्यालय के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। तो जैसे ही ये गरीब आया तो बाकी जितने भी अन्य कर्मचारी थे उन्होंने गरीब को घेर लिया। इतने में बड़े बाबू भी आ गए। मैंने बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए और कुछ हम लोगों में को बांट दीजिए। बड़े बाबू कृत्रिम यानी बनावटी, झूठ मूठ का क्रोध धारण करते हुए बोले, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मरभुक समझा है? अब ये बनावटी क्रोध धारण करते हुए गरीब को डांटते हुए बोलते कि इन सब चीजों को वापस ले जाओ। गरीब थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की।
बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। तब चीज़ों में से आधी अपने घर भिजवाई और आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। यहाँ अभिनय यानी नाटक, समाप्त यानी खत्म हुआ। तो इस घटना को लेखक अभिनय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी क्रोध था वो बनावटी था, और जैसे ही वो मान जाते हैं यानी हिस्सा लेने की जब बारी आती है, तो यहाँ देखोगे सब चीज़ों में से आधी अपने घर भिजवा दी, यानी आधा उन्होंने अपने घर भिजवा दिया और बाकी जो आधे बचे थे उसमें सारे कर्मचारियों को हिस्सा लगाया गया। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि बाबू साहब जो थे वो चाहते थे इन सब चीज़ों को प्राप्त करना। अब कार्यालय में गरीब का मान होने लगा। मान यानी कि उसे सम्मान मिलने लगा, उसकी इज्जत होने लगी। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती। अब लोग उसे रोज डांटना डपटना बंद कर दिए थे। दिन भर दौड़ना ना पड़ता, अब उसे दौड़ना भी यानी ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। कर्मचारियों के व्यंग्य और अपने समकक्ष यानी साथ में काम करने वालों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते। तो अब उसे कर्मचारी और अपने साथियों का से बुरे वाक्य, बुरी बातें सुनने को नहीं मिलती थी। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था। अब वह पहले सब गरीब उसे पुकारते थे, अब गरीब दास यानी उसका नाम इज्जत से लिया जाता था, गरीब दास। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। तब्दीली यानी बदलाव आ गया। दीनता की जगह आत्मगौरव का उदय हुआ। दीनता यानी कि बहुत कातर भाव से वो रहा करता था। अब उसकी जगह जो है धीरे धीरे आत्म सम्मान की भावना उसके अंदर आ गई थी। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। तत्परता यानी कि चुस्ती फुर्ती जो उसके अंदर थी, है ना, वो अब आलसपन में बदलने लगा था। वह अब कभी कभी देर से कार्यालय आता। अब देखो कौन कौन से उसमें बदलाव आए थे उसके व्यवहार में। तो अब वो पहले की तरह चुस्त दुरुस्त यानी दौड़ दौड़ करके चुस्ती से भर के वो काम नहीं करता था, और देर से कार्यालय भी आने लगा। कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठ जाता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे, लेकिन अब जो था इन सब बातों से कोई असर नहीं होता। यानी कि अब उसके जितने भी पाप, जो भी वो गलत काम करता था, वो सभी क्षमा देने योग्य थी। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। तो उसे अब ये पता चल गया था कि किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही और आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। तो वो अब अपने क्या करता था कि हर कुछ दिन पर 5 या 10 दिन बीतते बीतते कुछ सामान जो है ला करके, दूध दही या फिर कुछ फल वगैरह फसल में से कुछ ला करके और दे देता था बड़े बाबू को, और बड़े आराम से फिर वो रहता था। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। यानी अब वो अपने से ऊपर के लोगों को, अपने अधिकारियों को संतुष्ट करना जान गया था। एक दिन बड़े बाबू ने उसे पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो कार्यालय तक ठेले पर लाए गए।
गरीब ने ठेले वालों से 12 आने यानी कि 75 पैसा, 12 आने का अर्थ होता है 75 पैसे मजदूरी तय की थी। जब पुलिंदे कार्यालय में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। कार्यालय से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदल गई और वह ठेले वालों से अपनी दस्तूरी, यानी दस्तूरी का मतलब होता है कि अपना दलाली का जो यानी एक तरह से रंगदारी टैक्स जिसको बोलते हैं, दलाली का पैसा वो मांगने लगा कि बीच में उसके द्वारा ही उन लोगों को काम मिला था, तो वो अब अपने हिस्से का कुछ पैसा चाह रहा था ठेले वालों से। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए। तो जब गरीब ठेले वाले राजी नहीं हुए पैसा देने के लिए, तो इसने क्या किया कि सारे पैसे अपने जेब में रख लिए और कहा, धमका करके बोला, अब 1 फूटी कौड़ी ना दूंगा, जाओ जहां चाहो फरियाद करो, देखता हूं हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। तो अब यहाँ पर उन्हें धमकी देते हुए ये व्यक्ति कहता है, यानी गरीब कहता है उन ठेले वालों से कि तुमको अब 1 पैसा भी नहीं दूंगा, चाहे तुम अब कुछ भी कर लो, कहीं भी जाकर के शिकायत, फरियाद का मतलब शिकायत होता है, कहीं भी जाकर के शिकायत कर लो मेरी, और देखता हूँ तुम मेरा शिकायत करके क्या मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो, क्या हानि पहुंचा सकते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट ना देने पर जमाही गायब हुई जा रही है, तो रोध होकर 4 आने देने को राजी हुए। गरीब ने 98 यानी 50 पैसे उनके हवाले कर दिया और 4 आने यानी 25 पैसा यानी 75 पैसे में से 50 उसने ठेले वालों को दिया और 25 पैसे अपनी जेब के हवाले कर लिए। यह नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। नज़ारा यानी कि दृश्य। तो ये दृश्य जब लेखक ने देखा तो दंग रह गया, यानी कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और ईमानदारी की, दीनता की मूर्ति था। यानी ये अब वही था जो बहुत दिनहीन कातर सा बन करके वहां खड़ा रहता था। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। स्वभावांतर, स्वभाव में अंतर, यानी स्वभाव में जो अंतर आया था, जो स्वभाव बदल गया था, देख करके अत्यंत खेद। खेद का मतलब दुख हुआ। नेकी का बदी, यानी अब यहाँ पर लेखक इस शीर्षक पर आ रहे हैं, नेकी का बदी, यानी भलाई का बुराई। वे इस रूप में नेकी का बदी के रूप में इस रूपांतरण का उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। यानी लेखक अपने आप को अब गुनाहगार मानने लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरी गलती है, शायद मैंने ही उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस धूर्तता से जो दूसरों का गला दबाए है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? अब लेखक को ये प्रश्न उठता है लेखक के मन में कि इससे अच्छा तो वही था जो भोला भाला जो था और दूसरों का अन्याय सह लेता था। यानी अब लेखक को लगने लगा कि उन्होंने जो रास्ता उसे दिखाया उसके आत्मसम्मान का, तो शायद उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया था। यानी सम्मान
का रास्ता का उसने अब अपने सम्मान का वो गलत व्यवहार करने लगा था, उसका गलत प्रयोग करने लगा था, गलत फायदा। वह अशुभ मुहूर्त ही था, यानी कि वह अशुभ समय था जब मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखलाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके जीवन का, वह उसके पतन का मार्ग था। प्रतिष्ठा का मार्ग यानी कि उन्होंने तो सोचा था कि उसे वे स्वाभिमानी आत्मसम्मान का रास्ता दिखा रहे हैं ताकि उसे भी थोड़ी बहुत इज्जत मिले, लेकिन लेखक को ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति आगे चल करके इस मार्ग का वो गलत प्रयोग करेगा और अपने आप को नैतिक पतन की ओर ढकेल देगा, यानी उसके नैतिकता का पतन हो चुका था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। तो अब लेखक को लगता है कि उन्होंने सिर्फ बाहर के मान सम्मान को देखा और उसकी आत्म प्रतिष्ठा यानी कि उसमें आत्मा की जो सुंदरता थी, जो ईमानदारी, जो सच्चाई उस व्यक्ति में थी, उसको उन्होंने नहीं ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उसे वे उसका बलिदान करवा दिया, यानी एक तरह से उसे बलि दे दी गई सिर्फ इस बात के लिए कि उस व्यक्ति के बाहरी मान और सम्मान बना रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संदेश जो उन्होंने देना चाहा, जो मैंने शुरू में जो बताया था, उस पर ये संदेश बिल्कुल इस कहानी के हिसाब से यही संदेश वे देना चाहते हैं। और उस संदेश को आप लोग, संदेश का जब भी ध्यान आएगा कहानी को, उसी संदेश को ध्यान में रख करके आप पढ़िएगा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।